नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बताने का प्रयास करूँगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं इसको आज सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का बीए प्रथम सेमेस्टर का। इसकी वजह से तो मैंने चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं और इसका एक मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। ये 2 क्लास यदि आप देख लेते हो तो आप पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करके आओगे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि यही सारे क्वेश्चन आपको जो है अपने पेपर में आज के देखने को मिलेंगे। चाहे आपका कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से जो भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया हो संपूर्ण पाठ्यक्रम से, उसको जाकर आपको यदि देख लेते हो तो 80 से 90% आपका कवर हो जाएगा। यदि हम आपके विश्वविद्यालय का भी पेपर सोल्व करवाए हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों पेपरों के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर जो है आप सोल्व करके आ सकते हो। पेपर आपका बहुत ही ईजी आएगा। पेपर ये पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का ये आपका उचित होगा। चलेगा, हम इसी पेपर को आज हम सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। सभी विद्यार्थी इस पेपर को तो देखेंगे ही, और एक जो मैंने और भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। आप जाकर उस मॉडल पेपर को भी आपको देख जरूर लेना है। चलो सक्सेस एक एकदम प्रश्नों की बात करें। सेक्शन ए में टोटल आपके बच्चे जो प्रश्न आएंगे, इसमें जो है 4 क्वेश्चन आपको केवल करना रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, और जो कि इसमें 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के क्या कारण थे, आपको ये बताना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। उसके बाद है फंडामेंटल्स राइट्स क्या हैं, जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार जो कि आपके 6 होते हैं वो भी आपको कराएंगे। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको भी हम कराएंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ये बताइएगा। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको लिखना है, इनके कार्य एवं शक्तियाँ। उसके बाद है राज्यपाल कौन होते हैं, राज्यपाल के कार्य, इनकी शक्तियाँ भी आपको लिखना है। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 8 आपके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। तो इसके जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ, इसमें आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ और सामाजिक सभी प्रकार की नीतियाँ थी। और पश्चिमी शिक्षा, प्रेस का प्रभाव, 1857 के विद्रोह से मिली प्रेरणा, सामाजिक धार्मिक सुधारों से बढ़ा हुआ राष्ट्रीय चेतना और विदेशी क्रांतियों से मिली प्रेरणा, ये सब क्या थे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण थे, और जिससे भारतीयों में एकजुटता, स्वतंत्रता की भावना को जगाया, अंततः कांग्रेस के गठन और स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी। तो ये सब इसके कारण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, आपको लिखना है। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है बच्चों, 6 आपके मौलिक आपके अधिकार हैं। पहला आपका है समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रखा गया है। इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष चाहे किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी को जो है जो कानून रहेगा वो सभी पर जो है समान रूप से जो है भेदभाव करेगा। ठीक है, सभी को एक नज़र से देखेगा, इसमें कहा गया है। फिर दूसरा इसका जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपको प्रावधान है कि आप जो है कहीं पर भी जो है भाषण कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, भारत में एक कोने से जाकर आप दूसरे कोने में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है सारी आपको स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। उसके बाद तीसरा जिसका अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक रखा गया है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है बच्चों, इसमें जो है मानव तस्करी, जैसे कि मनुष्यों को बेचना, जबरन जो है श्रम करवाना, किसी से मेहनत करवाना, बधुआ मजदूरी जिसको हम कहते हैं, और 14 साल से यदि किसी की उम्र कम है उसको यदि जो है आप किसी कारखाने में लगवाए हो बच्चे को, तो इस सभी जो कार्य है इस पर जो है सरकार जो है रोक लगाती है। उसके बाद है चौथा इसका जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद जो 25 से लेकर 28 तक है। इसमें जो किसी भी धर्म को, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है इसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति हो अपने धर्म का जो है गुणगान कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं।
उसके बाद है संस्कृत और जो है शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसको जो है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक रखा गया है। इसमें जो है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत बनाए रखने तथा जो शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार जो है ये देता है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया है। इसमें जो है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट में जाने का अधिकार भी जो है देता है। तो ये थे आपके जो कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार आपके, जो कि मैंने आपको कराए। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इसको भी समझ लीजिए। तो भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है कि हम एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और समाजवादी धर्मनिरपेक्षता को जो है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। अर्थात भारत में जनता के द्वारा जो है चुनी सरकारें होंगी। राष्ट्रपति जो होगा एक निश्चित अवधि के लिए होगा। और आंतरिक और बाह्य मामलों से जो भारत क्या रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। और सभी के साथ जो है समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी। ये जो भारतीय संविधान में जो है कहा गया है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निषेध जो तत्व हैं इनका आपको उल्लेख करना है। तो भारतीय संविधान में भाग जो 4 है, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के राज्य के जो नीति निषेध तत्व हैं उसका उल्लेख इसमें जो है किया गया है। यह जो है भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसी के द्वारा समाज की नीतियों को लागू किया जा सकता है। और ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है, फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका जो है पालन करना राज्य के हित में है। ठीक है। राज्य के नीति तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्यों को दिया है और उससे यह आशा की है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के रूप में जो है इन पर चलेगा। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संशोधन की कौन कौन सी प्रक्रिया है। जैसे कि भारत का जो संविधान है इसमें हम क्या संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुच्छेद जो है 368 जो है इसमें वर्णित है, जिसमें संसद के किसी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इसमें जो है कोई विधेयक पेश किया जाता है और जो है जिसे दोनों जो सदनों में विशेष बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है। जिसको जो है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कि वक्त बिल का जो प्रस्ताव आया उसमें संशोधन का, तो ये बिल जो है बहुमत से पास हुआ, बीजेपी के बहुमत से, तभी तो इसमें संशोधन हो पाया है। तो इसमें जो है विशेष बहुमत मतलब जो कुल सदस्य का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित करना होता है। कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुमोदन भी जरूरी है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संविधान का हिस्सा जो है बन जाता है। तो इस तरह से हम संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो भारतीय संसद के निचले जो सदन होता है इसी को हम लोकसभा कहते हैं। ये जो पीठासीन अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा सदस्य अपने बीच जो है से करते हैं। वर्तमान में श्री ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, इनको आप भली भांति जानने होंगे। ये जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। उन्हें जो है 2024 में फिर से चुना गया था और वे पिछले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे जो सदन के कामकाज का संचालन करते थे और निष्पक्षता बनाए रखते थे। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके हम मुख्य कार्य की भूमिका की बात करें लोकसभा के, जैसे कि सदन का संचालन, तो लोकसभा की बैठकें आयोजित करना, कार्यवाही का संचालन करना, नियमों का जो है पालन सुनिश्चित करना, ये सब इसके कार्य है। उसके बाद है निष्पक्षता। तो अध्यक्ष जो है पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना होता है। उसके बाद है समितियों की अध्यक्षता, मतलब यह सामान्य परियोजन समिति और नियम समिति के अध्यक्षता भी करते हैं और अन्य समितियों की अध्यक्षता की नियुक्ति भी जो है यही लोग करते हैं। उसके बाद है राज्यपाल क्या है, इसको बताइएगा। तो राज्यपाल जो होता है किसी भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, जो केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वे जो है राज्य विधानमंडल, मंत्रिपरिषद और अन्य जो है संवैधानिक निकायों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। अब इसके हम भूमिका एवं कार्य की बात करें राज्यपाल की, तो संवैधानिक जो है मुखिया,
तो वे जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। उसके बाद है नियुक्तियां। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य चुनाव आयुक्त, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जो है करते हैं। उसके बाद है विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल का सत्र बुलवाना, सत्रवासन करना, विधेयक पर सहमति देना, अध्यादेश जारी करना उनके अधिकार क्षेत्र में जो है आते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति के संबंध। देखो, राष्ट्रपति को रिपोर्ट ये कर सकते हैं राज्यपाल, अनुच्छेद जो है 356 के तहत, और कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके कार्य आपको लिखना। अब यहाँ से केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो इसके बीच में जो संबंध है, जैसे कि भारत जैसे संघीय देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का, जिम्मेदारियों का बंटवारा है, जिसे मुख्य रूप से विधायी मतलब कानून बनाने, प्रशासनिक मतलब जो है प्रशासन चलाने, और वित्तीय मतलब पैसे का लेन देन, इन तीन जो है मुख्य क्षेत्रों में भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित है और नियंत्रित किया गया है। मतलब इनके बीच में बंटवारा किया गया है इन सब कानूनों के बीच में, ताकि देश की जो एकता है, जो अखंडता है, वो बनी रहे और दोनों स्तरों पर सुचारू रूप से शासन जो है चल सके। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से हम तीन इसके जो पहलू है, जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, पहला बंटवारा है वित्तीय संबंध। ये जो है यह तय करता है कि कानून बनाने की जो शक्तियां है केंद्र और राज्य के बीच कैसे जो है बटी हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद है प्रशासनिक संबंध। तो यह जो सुनिश्चित करता है कि राज्य केंद्र के बनाए गए कानूनों का पालन करे और केंद्र और राज्य के कार्यों में समन्वय जो है स्थापित करे। उसके बाद है वित्तीय संबंध। इसमें जो है जो टैक्स होता है, इसके बंटवारे, जो अनुदान होता है और जो वित्तीय संसाधन होते हैं इसके आवंटन से जुड़ी इसमें बातें जो शामिल होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा निर्वाचन आयोग क्या है बच्चों। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। पेपर आपका बहुत ही इजी आएगा। सेक्शन ए आपका जो रहेगा बच्चों, इसमें कम से कम 10 आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें 10 आपके क्वेश्चन आएंगे, किसमें जी में से केवल आपको जो है जिसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। काफी अच्छी बात है, आप कर लोगे। सेक्शन बी के प्रश्नों को देखो, इसमें टोटल बच्चों 2 ही क्वेश्चन आपको जो है करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका जो रहेगा ये 22/1/2 मतलब जो है 22.5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो जो है 45 नंबर आपको सेक्शन आपके बी से मिलेंगे, जो कि इसमें लॉन्ग ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको इसको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में समझ लीजिए, जो कि जो क्वेश्चन आपके रह गए थे 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर। तो संविधान के अनुच्छेद जो कि 324 जो है, इसमें निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है की गई है, और जिसका कार्य है कि निर्वाचन संबंधी होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो आयुक्त होते हैं। सभी विषयों पर जो निर्णय बहुमत से लिया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्न जो है कार्य किए जाते हैं। अब निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना इसका पहला कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, आवंटित करना, दलों की मान्यता समाप्त करना, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जो है जब्त करना, दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, चुनाव प्रसार के लिए नियम बनाना, किसी दल के विभाजन पर निर्णय लेना, ये सभी क्या है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं बच्चों। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसको भी समझ लीजिए, जिसको हम जुडिशियल जो है रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय किसी कानून, आदेश या सरकारी कार्यवाही की वैधता की जांच करता है। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी कानून, सरकारी निर्णय संविधान के खिलाफ तो ना हो। यदि कोई कानून, निर्णय संविधान के विपरीत पाया जाता है तो उसे जो न्यायालय है उसे अमान्य घोषित कर सकता है। मतलब जो है मान लो ये जो न्यायिक जो पुनरावलोकन है, मान लो कोई ऐसा कानून बन गया है, ठीक है, कोई मान लो कोई कानून बन गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसको जांच करता है, उसको देखता है कि ये जो कानून बना है भैया ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। यदि संविधान का उल्लंघन करता है, उसका जो है अनुरूप नहीं है संविधान के, तो उसको जो है जो न्यायालय होगा अमान्य घोषित कर सकता है, उसको हटा सकता है। ठीक है, इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब यहाँ से कुछ बिंदु हैं इसके, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की महत्वपूर्ण शक्ति है। यह शक्ति न्यायपालिका को
विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों के बीच जांच करने का अधिकार जो है देती है। उसके बाद है इसका उद्देश्य जो है संविधान के सुरक्षित जो उसकी सुरक्षिता है उसको बनाए रखना है। और भारत में यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई कानून या फिर कोई नया कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय जो है उस कानून को निरस्त कर सकता है। ये होता है न्यायिक पुनर्लोकन। अब यहाँ से भारतीय संविधान की विशेषता बताना है। तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं जैसे कि लिखित और निर्मित संविधान, संघात्मक शासन, सदनात्मक शासन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी इसकी विशेषता है बच्चों। और भी विशेषता है एक दो, जैसे कि इसमें मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, नीति संसद तत्वों की व्यवस्था की गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, ये सब चीज़ें इसमें जो है इसकी विशेषताएं हैं। अब यहाँ से मूल अधिकार का वर्णन आपको करना है और राज्य के नीति संसद तत्वों के बीच में इसका डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, मूल अधिकार मैंने आपको कराया थे 6 के मूल अधिकार। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति की जो संकटकालीन जो शक्तियां हैं आपको बताना है। उसके बाद है केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उसको आपको बताना है। फिर है स्वस्थ एवं जो निष्पक्ष चुनाव पर अपने आप को सुझाव आपको देना है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार बच्चों नीति संसद तत्वों के बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। तो पहला अंतर उद्देश्य की दृष्टि से हम देखें तो मौलिक अधिकार जो बच्चों है इसमें जो है व्यक्ति का समग्र विकास, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। जबकि जो नीति संसद जो तत्व हैं ये राज्य के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना केवल जो है करते हैं। उसके बाद इस हम प्राकृत की बात करें मौलिक अधिकारों के, तो नकारात्मक राज्य को कुछ करने से जो है रोकते हैं, और सकारात्मक भी है। लेकिन जो नीति संसद जो तत्व है ये केवल सकारात्मक मतलब राज्य को कुछ करने का निर्देश जो है देते हैं, केवल ये सकारात्मक ही होते हैं। फिर है जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है इसमें जो है न्यायालय के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है, जबकि जो नीति संसद तत्व है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद है कानूनी स्थिति। तो जो मौलिक अधिकार हैं कानूनी रूप से लागू न्यायालय के द्वारा जो है संरक्षित किए जाते हैं, जबकि इसमें जो है कानूनी मान्यता नहीं है। नैतिक और राजनीतिक इसमें केवल महत्व नीति संसद तत्वों में। उसके बाद है जो मौलिक अधिकार है बच्चों भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से लेकर इनको 35 तक रखा गया है, जबकि नीति संसद जो तत्व है इनको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है भाग 4 में। अब यहाँ से जो मूल अधिकार है बच्चों ये सब जो अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है, जबकि नीति संसद जो तत्व है बच्चों इसको कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से इसको जो है ग्रहण किया गया है। तो ये थे इनके बीच में अंतर। अब यहाँ से राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं उसका उल्लेख कीजिए, तो उसको भी समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के अनुसार संकट की स्थिति में विशेष शक्तियां प्राप्त करता है। संकटकालीन शक्तियों का इसका जो उल्लेख हम कर सकते हैं, इनको जो है 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, इसको जो है अनुच्छेद 352 के तहत रखा गया है। इसमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, युद्ध या जो है बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है, और इस समय केंद्र को राज्य के ऊपर अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, एवं जो है अनेक मौलिक अधिकार स्थगित जो है किए जा सकते हैं। मतलब जो है आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, मान लो किसी दूसरे देश से खतरा है भारत को, या फिर युद्ध बाहरी आक्रमण का कोई खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है, तो उस स्थिति में जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो जो है संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आपातकाल की घोषणा होने के पश्चात जो हमको मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो आपके स्थगित हो जाएंगे। मौलिक अधिकार जैसे कि आपको घूमने के जो है स्वतंत्रता है, तो ये सारे अधिकार स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, ये जो है राज्य में संवैधानिक संकट, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत इसमें रखा गया है। जैसे कि किसी राज्य में कोई सरकार जो है नहीं शासन चला पा रही है, दंगा फसाद ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो राष्ट्रपति होगा वहाँ पर जो है सारी शक्ति अपने अधीन कर लेगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो जाएगा। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार यदि नहीं चल रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो होगा शासन जो है लागू कर सकता है, और इस दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अधीन जो है आ जाती है।
उसके बाद है वित्तीय आपातकाल, जिसको अनुच्छेद 360 तक में रखा गया है। इसमें जो है देश के वित्तीय मतलब जो रुपए से लेकर जो लेन देन है, इसको स्थायित्व को यदि कोई खतरा है होने पर जो राष्ट्रपति होगा वित्तीय आपातकाल जो है लागू कर सकता है, और इस स्थिति में राज्य के वित्तीय मामलों पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण जो है हो जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक और जो है वित्तीय संबंध की जांच आपको करना है। तो इसमें जो है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध जो है तीन मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है विधायी, दूसरा होता है प्रशासनिक, तीसरा होता है वित्तीय। तो ये संबंध जो है संविधान में स्पष्ट रूप से जो है निर्धारित है। तो पहला इसमें जो है वित्तीय संबंध देखो, ठीक है। तो इसमें जो है विधायी शक्तियों का विभाजन। तो संविधान में तीन जो है सूचियां बनाई गई हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य, तीसरा है समवर्ती। तो केंद्र सूची ये केवल जो है केंद्र सरकार इसमें जो है कानून बना सकती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती जो सूची है बच्चों, इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र और राज्य दोनों कानून अलग अलग हो तो केंद्र का कानून सर्वोच्च होगा। विशेष स्थितियां क्या है इसमें, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून जो है बना सकती है। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार के अधिकार बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रशासनिक संबंध। तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध में समन्वय नियंत्रण इसमें शामिल है। केंद्र सरकार राज्य प्रशासन में मार्गदर्शन सहायता प्रदान करती है, और राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सरकार के कामकाज पर नजर भी रखती है। उसके बाद केंद्र सरकार आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार का नियंत्रण कर सकती है। उसके बाद है वित्तीय संबंध। तो इसमें जो है राज्य का विभाजन, जैसे कि संविधान के में केंद्र और राज्यों के लिए कराधान के अधिकार इसमें निर्धारित है। वित्त आयोग, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच जो कर है, जो टैक्स है, इसका राजस्व का वितरण करना। सहायता और जो अनुदान। तो केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान जो प्रदान करती है। उसके बाद है राज्य के वित्तीय अधिकार सीमित। तो कई जो टैक्स होते हैं उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, जिससे राज्यों की वित्तीय जो स्वतंत्रता है ये सीमित होती है। तो इस प्रकार जो केंद्र और जो है राज्य के बीच संबंध संविधान के द्वारा संतुलित और नियंत्रित है, और जो सब दोनों के बीच सहयोग और जो समन्वय सुनिश्चित जो है करते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं इसको देखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र चुनाव क्या है? स्वतंत्र चुनाव का मतलब होता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी बाहरी या फिर आंतरिक दबाव, धमकी या प्रभावित करने वाला कोई भी प्रयास ना हो। मतलब कोई धमका के कोई चुनाव ना करवाए। हर तरह से चुनाव आयोग जो स्वतंत्र हो। इसके अंतर्गत जो है मतदान करने वाले सभी जो नागरिक हो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में अपना वोट ना देते हो। चुनाव अधिकारियों को पूरी आज़ादी होती है कि वे चुनाव प्रक्रिया का संचालन निष्पक्ष तरीके से करें। अब चुनाव निष्पक्ष चुनाव क्या है? निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है कि चुनाव प्रक्रिया हर स्तर पर ईमानदारी, पारदर्शिता, न्याय के साथ जो है संपन्न हो, और इसमें जो है सभी उम्मीदवार को समान अवसर मिले। मतदान की स्वतंत्रता होती है, मतगणना सही ढंग से होती है, और चुनाव जो परिणाम है पूरी ईमानदारी से जो है घोषित किए जाते हैं। इसी को हम निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। संक्षेप में हम कहें तो स्वतंत्र चुनाव में मतदाता बिना दबाव के अपना मत मतलब अपना वोट देते हैं, और निष्पक्ष चुनाव में प्रक्रिया में जो है पूरी पारदर्शिता ईमानदारी से होती है। तो इस प्रकार जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो जनता की वास्तविक इच्छा को सही तरीके से प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इतनी ही बच्चों हमारी क्लास थी, जो कि मैंने इस पेपर को सोल्व करा दिया है। अब इस पेपर को तो देखना ही, जो मैंने एक पेपर और भी सोल्व किया है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, मॉडल पेपर ही है बच्चों। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी वॉच कर लेना है। बस आप पूरा का पूरा जो है 75 नंबर का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो मैं पेपर सोल्व करवाया हूँ बच्चों, पासिंग मार्क्स आपके इसी से आ जाएंगे। 75 का पेपर है, कम से कम 50 से 60 नंबर आपका इसी पेपर से ही जो है क्लियर आपका हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस समय BA की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।